Good evening, everyone. Welcome to JK Exemplified. So today JKPSC has declared prelims 2022 result. ये एग्ज़ाम 31 जुलाई को हुआ था एंड आज इसका रिज़ल्ट आया है एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स। तो हमारा मेन का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो हमने लॉन्च किया था बिकॉज हमारे पास कोई इतनी प्रॉपर डेट थी नहीं, बट राइट नाउ दे हैव गिवन अ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डेट ऑफ 21 नवंबर 2022। सो इट मीन्स इफ़ यू आर कम्प्लीटली फ्रेशर और आपने पहले कोई मेंस का एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत कम समय है आपके लिए मेंस की तैयारी करने के लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं देयर इज़ एसए, देयर इज़ GS 1 to 4 एंड ऑप्शनल, सो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ मेंस। JKPSC में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मेंस है, बिकॉज मेंस में ही आपके सारे जो स्कोर हैं वो पूरे काउंट किए जाएंगे। टोटल देयर आर अराउंड 70 and 50 मार्क्स ऑफ द मेंस एंड यही डिसाइड करता है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं है, इधर यू विल बी इन द सिलेक्शन लिस्ट आर नॉट। ओके, तो जो कट थ्रोट कंपटीशन है वो प्रीलिम्स में तो है ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू मेंस नाउ यू हैव टू compete विद ऑल दोज कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स, क्योंकि यहाँ पे वही कैंडिडेट हैं जिनके पास ऑलरेडी उस लेवल की नॉलेज है कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हुए हैं। ओके, सो नाउ you have to work very hard, because see, let's say even you are losing 1 mark from a particular question, so you are losing around 80 marks overall. So there are, let's say, 80 question. Okay, so 80 marks make huge difference. Okay, in coming days Divesh sir will also make a video on the mains, and we also will be planning to launch a very holistic शेड्यूल जिसमें आपकी डेली आंसर राइटिंग भी कवर हो जाए, आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको प्रॉपरली गाइडेंस भी मिल जाए, आपके कौन से फ्लॉज हैं, कौन से एरिया पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो उन सब के ऊपर वर्क करने के लिए वी विल बी प्लानिंग इन कमिंग फ्यू डेज। ऑलरेडी जो डेली का आंसर राइटिंग सेशन जो चल रहा है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। बट टुडे सेशन द टॉपिक वाज modern history till 1857. It's a huge topic, but we are focusing on those administrative changes which were actually more so we are focusing on the administrative changes only. Okay, तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने एक जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ज़मींदारी सिस्टम। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंपली परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, also provide reason for the system not being extended much beyond Bengal। तो क्वेश्चन को शुरू करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए there are multi ways to introduction, there are multi ways to introduce। so first and foremost is आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि what is permanent settlement, ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसकी खासियत क्या थी। फॉर एग्जाम्पल इट वाज अ फिक्स्ड फॉर 10 ईयर्स, और इवन द ज़मींदार वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड, दिस ओनरशिप वाज हेरिडिटरी। सो यू कैन सिंपली गो एंड डिफाइन द टर्म टू इंट्रोड्यूस। सेकंड वे टू इंट्रोड्यूस इज यू कैन गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ऐसा क्या हो रहा था कि जिसके पॉइंट के ऊपर इसकी नीड पड़ी परमानेंट सेटलमेंट लाने की। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ इजरादारी सिस्टम। इस सिस्टम के बेसिस के ऊपर क्या होता था कि जो भी लैंड थी दैट वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर। ओके, सो रेवेन्यू वाज नॉट वेरी कांस्टेंट टू द कंपनी। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन। एंड थर्ड वे ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन इज सिंपल, यू कैन गिव द नेम ऑफ द कमेटी जिसने ये रिकमेंड किया था परमानेंट सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज कमेटी ऑफ सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के अंडर एक कमेटी थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो व्हाट इज़ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, आपने इतना लिखना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। सी द क्वेश्चन इज द फर्स्ट
द पॉइंट इज इट्स सेल्फ अ क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि इसके फीचर्स क्या हैं. ब्रीफली फीचर्स आपको इसको एक्सप्लेन करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट द फीचर इज रेवेन्यू इज फिक्स्ड फॉर 10 ईयर. ओके, सेकंड इज ज़मींदार जो हैं दे वर मेड द ओनर एंड दिस ओनरशिप इज मोस्टली हेरिडेटरी. ओके, and then next is that even the basic rationale for making this ज़मींदारी एक्ट इज़ कि जो ज़मींदार हैं वो जो 1/10 ऑफ प्रोड्यूस होगी उसको यूज़ करेंगे ताकि लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स एंड दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट सेटलमेंट बैंक. सो उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल के बाद आप फोकस करेंगे सेकंड इज़ on this also provide reason for the system not being extended much beyond Bengal. So question is कि अगर इतना अच्छा ये सिस्टम था तो इसको उसके बाद आपने बाकी जो एरिया में वहाँ पे ऐसी क्या नीड आ गई कि आपने वहाँ पे महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, रियायतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. सो इट मीन्स इट इज़ सिंपली आस्किंग फॉर द लिमिटेशंस. So central theme of this particular statement is very simple, that is limitation of permanent settlement. तो पर ज़मींदारी सिस्टम की जो लिमिटेशन आप यहाँ पे बता देंगे, दैट्स ऑल. सो लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन ये थी कि जो कंपनी थी, कंपनी ने ये कहा कि जो रेवेन्यू है दैट इज़ फिक्स टू 1793 लेवल. इट वाज नॉट रिवाइज्ड. So zamindar used to pay the same revenue, but you can see the land every year the revenue from land used to increase. Okay, so if the revenue is fixed, so there is no further scope for expansion. Okay, so revenue is fixed, revenue is already fixed, means no scope for expansion. That's why it was not introduced in other areas. Second point, जो ज़मींदार थे उन्होंने ये किया कि दिस इज़ ज़मींदार एंड दिस इज़ पीजेंट. अब इनको पे करना है. ओके, एंड दे हैव टू पे द कंपनी. ऑलराइट, सो द थिंग इज इन्होंने जब इनको पे किया 1/10 दे हैव टू कीप एंड द रेस्ट दे हैव टू गो टू द कंपनी. सो द थिंग इज इन्होंने इन पीजेंट को ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. दिस इज अनदर रीज़न, our exploitation of peasant. And third is no investment in land. No investment in land. So जब investment भी land में नहीं आ रही है and you are exploiting the peasants, it means it is not suitable for other regions. And third and foremost reason is कि there was a rise of multiple absentee landlordism. So यहाँ पे middlemen आ गए थे, बहुत सारे middlemen आ गए थे. ठीक है, These middlemen were responsible for peasants. उनसे जो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए थे. ओके, एंड इनका कोई कनेक्शन था नहीं ज़मींदार से. एंड दिस नंबर ऑफ when there are number of intermediaries, then the revenue will definitely fall. So revenue fall नहीं था, it were constant, less scope for expansion. Okay, there were our exploitation. These were the limitation of the permanent settlement जो थी, and because of which it was not extended beyond Bengal. Okay, and another main feature is that उस टाइम के ऊपर there was rise of ideology, there was rise of multiple ideologies. For example, utilitarian, Ricardian rent theory, these all were against this system. Okay, so इसकी वजह से उन्होंने रोतवारी और महलवारी इंट्रोड्यूस किया. एंड में यू कैन यूज दिस टू कंक्लूड. ओके, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू टूडेज क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन वेरियस सिविल एंड पॉलिटिकल रिवोल्ट विच शेप्ड इंडियन स्ट्रगल. सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. सारी सिविल एंड पॉलिटिकल रिवोल्ट हुई हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को प्रॉपरली जो है शेप किया है. फॉर एग्जाम्पल देयर वर ट्राइबल रिवोल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल देयर वर पीजेंट रिवोल्ट्स. Okay, for example, there were some kind of religious revolts. For example, बहुत सारी revolts थी. So you can write many few. First introduction में क्या करेंगे आप? In introduction, you will write
you can introduce in multiple ways. Okay, the first and foremost and easy way to introduce is simple, that is British they were exploiting the whole country. तो एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में जो ओल्ड सिस्टम था, दे वाज ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन के ऊपर दे वर पॉइंटिंग फिंगर्स, दे वर ट्राइंग टू इंटरफेयर विद द पर्सनल मैटर, रिलीजियस मैटर. सो उस चीज़ दिस वाज आल्सो रीजन फॉर द स्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल रिवॉल्ट्स. ओके, दिस कैन बी द इंट्रोडक्शन. ओके, next is when it come to mention various political revolt, so you only need to mention and explain. मेंशन में आप लिख सकते हैं जैसे ग्रेट उलगान, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, ओके, देन पागलपंथी, ओके, देन वहाबी मूवमेंट, then 1857 revolt. So there are n number of revolts which you can write. Okay, and then you can holistically conclude. तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि यही जो रिवोल्ट्स थी इन्होंने लोगों को अवेयर किया, दे हैव इंटीग्रेटेड द होल पीपल इनटू वन नेशनलिस्ट करैक्टर. उन्होंने जो भी ब्रिटिश एम्पायर की खामियां थी उनको हाईलाइट किया. हाईलाइट करने के बाद लोगों के अंदर एक कॉन्शियस डेवलप की, the sense of nationalism, the sense of independence, sovereignty. So all these concepts were actually came in the background of all these revolts. So इसकी तरह से आप इसको आराम से conclude कर सकते हैं. Okay, that's all. There was no question, there was no answer today written by anyone. Okay, so we expect that in the coming days जब आप मेंस के लिए प्रॉपर्ली तैयारी कर रहे होंगे, then you will be writing the answers. Okay, thank you very much and please all the very best. प्लीज़ डू टेक मेंस सीरियसली, क्योंकि मेंस ही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा. जो होना था वो प्रीलिम्स में हो चुका है. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मेंस, नाउ यू कैन सिंपली स्टार्ट डेली आंसर राइटिंग. ट्राई टू सेट स्मॉल टारगेट्स. आपने छोटे छोटे टारगेट सेट करो, अपने ऑप्शन को टाइम पे कंप्लीट करो, चीज़ों को रिवाइज करो, मेमोराइज करो एंड राइटिंग प्रैक्टिस करो. दैट्स ऑल, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू फैसिलिटेट एंड हेल्प योर प्रिपरेशन टू अनदर लेवल. ओके, थैंक यू वेरी मच.